एक गोल होता है जब आप अपने बेटे को या अपनी फैमिली मेम्बर को उसी बिजनेस में इन्वॉल्व करो, और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो कि सक्सेस हो रहे हैं हम, तो आपको डर नहीं लगा कि एक छोटा सेटअप है और जबलपुर एक छोटा सिटी है, छोटी सी सिटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी? ये उस उम्र में ना आपके पास सोचने की उतनी शक्ति भी नहीं रहती है। जब हमारे अंदर एक पैशन आ जाता है ना, तो समझ लो एक विश्वास बन जाता है कि नहीं ये तो हो गया, एंड उसी पैशन के साथ मैं आगे बढ़ गया था। आपको ऐसा लगता है कि जबलपुर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सैलून्स में? कंपटीशन तो है, लेकिन हमें कॉम्पिटिशन्स करने नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का क्लाइंट बेस अलग है। क्लाइंट्स खुद ही देख कर जाते हैं कि लाइक मेकअप की बात करें तो क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल पहले चेक करेगा। जिस क्लाइंट को जो मेकअप पसंद आता है वो उसी आर्टिस्ट को चूज करेगा। एक मिथ है फैमिलीज में कि आप इतना पे कर रहे हो तो आपको 3 घंटे सैलून में देने पड़ेंगे, या ये देखा जाता है कि जानबूझ के मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। जानबूझ के कोई भी अगर स्किल्ड या कोई भी अगर एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट है तो वो टाइम नहीं लगाती है। पर्सनली मेरे पास काफ़ी सारी ब्राइड्स ऐसी भी आई हैं जो बहुत ज़्यादा रश में रहती हैं कि मुझे घर से आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ मेरे नेक्स्ट फंक्शन के लिए, तो मैं नहीं आ रही हूँ। मैं बोलती हूँ आप आ जाओ, 45 मिनट्स में फ्री हो जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि मेकअप्स बहुत हाई प्राइस्ड है? हाई प्राइस्ड इन जबलपुर? आज हमारे साथ है जबलपुर के मोस्ट पॉपुलर ब्यूटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, जबलपुर में ब्राइड्स को एक अलग पहचान देने वाले दो ऐसे नाम जिनके बारे में हम सब ने सुना है लेकिन उनको पर्सनली जाना नहीं है। आज की स्टोरी सिर्फ एक स्ट्रगलिंग स्टोरी ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल स्टोरी है। कैसे अपने मदर का बिजनेस कंटिन्यू करके एक इंसान ने अपने वाइफ और फैमिली के सपोर्ट से एक जबलपुर में बहुत बड़ा नाम खड़ा किया। आज हमारे बीच दो ऐसे फाउंडर्स जो आज एक दूसरे की बैकबोन है, और अब वो सिंगल सैलून से डुअल सैलून से फ्रेंचाइजी मॉडल पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज हमारे बीच सीवी सैलून के ओनर्स चिनी एंड विनी। वेलकम टू द शो सर एंड मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों की जर्नी, चिनी विनी, किसी ने अपना नाम चेंज किया ये या नेचुरल है? किसी ने भी अपना नाम नहीं चेंज किया है। आप इसे डेस्टिनी बोल सकते हैं। इसका नाम बचपन से ही चिनी है, मेरा नाम भी बचपन से ही विनी है। लाइक इसकी मम्मा ने चिनी इसका निकनेम रखा था, मेरा विनी रखा था। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लाइक डिसाइड करके नहीं रखा गया है सीवी सैलून का नाम चिनी विनी। ये पहले से हमारे नेम्स थे। इसके पीछे की एक स्टोरी है। जब सीवी ओपन होने वाला था तब काफ़ी सारे लाइक हमें नेम्स आए, ऐसे गूगल में सर्च किए हमने, चैटजीपीटी नहीं था ना उस टाइम पे। तो काफ़ी सारे नेम्स आए, 3-4 दिन हो गए, कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि हमें क्या रखना चाहिए अपने सैलून का नाम। तो सडनली एक दिन क्लिक किया कि क्यों ना हम अपने ही नेम से सैलून खोलें, क्योंकि एज हमारे कजिन्स हमें बचपन से ही चिनी विनी करके टीज करते थे। राइमिंग नेम्स हैं, एकदम से हाँ, बहुत ज्यादा था। याद हो जाता है लोगों को, एंड थोड़े डिफरेंट है ना, इतने यूजुअल नेम्स नहीं है चिनी विनी। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट सीवी, व्हाई नॉट चिनी विनी, तो वहां से ये नेम आया। आपके मदर का पहले सैलून था, तो आपने उसको टेक ओवर किया, तो ये एक फैमिली प्रेशर में आपने टेक ओवर किया है, आपका पैशन था ब्यूटी? मदर का तो सैलून था ही। डैड मेरे इंग्लिश टीचर थे। एट दैट टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि इधर यू कैन गो फॉर सम अदर बिजनेस, या ममा या डैड के साथ चले जाओ। डैड का बिजनेस वाज लाइक थोड़ा सा स्ट्रिक्टर चीजें थी कि अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, जाना ही है, और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी कहीं ना कहीं। एट दैट टाइम ममा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बात है 2016 की। 2016 की। तब तक एक आपका जो ब्यूटी पार्लर था वो प्रॉपर एक छोटे से सेटअप पे था? चल रहा 2016। हाँ, वो भी हमारे पुराने घर पे ही एक सेटअप था। उस समय में बहुत बड़े सैलून्स ऐसे होते भी नहीं थे जबलपुर में। तो एट दैट टाइम मैं नागपुर में था किसी वजह से, तो मैं वहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें। तो मैं एक सैलून में चला गया। मैंने वहाँ पे देखा एक अलग ही कल्चर था। वहाँ पे मैंने मेन्यू कार्ड उठाया, मैंने सर्विसेज देखी। देयर वर सर्विसेज जो ब्यूटी पार्लर में हमारे मम्मा के पास जबलपुर में थी ही नहीं। एंड फिर जो मैंने वहाँ पे
एम्बियंस देखा, द वे दे वर ट्रीटिंग द क्लाइंट, द वे दे वर पैम्परिंग द क्लाइंट्स, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सडनली वहीं क्लिक किया कि यार नहीं यार, इसी इंडस्ट्री में आना है। वापस आया, मम्मा को बताया कि मम्मा मैं ऐसा ऐसा देख के आया हूँ एंड आई वांट टू एंटर दिस। विनी को बताया, तो वहाँ पे मम्मा का भी एक अलग ही सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए एक्टिव हुआ और मुझे सिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं ठीक हो गई, क्योंकि वो लग गए। शी ऑल्सो टुक इट लाइक अ गोल कि नहीं, अब मुझे इसको खड़ा करना है इसमें। एक गोल होता है जब आप अपने बेटे को या अपनी फैमिली मेंबर को उसी बिजनेस में इन्वॉल्व करो, और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो कि सक्सेस हो रहे हैं हम, या इंटरेस्ट उतना डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिक चीजें सारी सही हो जाती है। तो आपको डर नहीं लगा कि एक छोटा सेटअप है, मैं बेटर एक सीख के कहीं सेफ जॉब कर लेता हूँ, 50-60,000 1 लाख रुपीज पर मंथ की जॉब कर लेता हूँ, और जबलपुर एक छोटी सी सिटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ये उस उम्र में ना आपके पास सोचने की उतनी शक्ति भी नहीं रहती है। जब हमारे अंदर एक पैशन आ जाता है ना, तो ये समझ लो एक विश्वास बन जाता है कि नहीं ये तो हो गया, एंड Correct. उसी पैशन के साथ मैं आगे बढ़ गया था। हाँ, मैं बनना चाहता था, लाइक मेरे एम्बिशंस थे कि मैं पायलट बनूं, ये करूं वो करूं, बट क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड था तो मम्मा डैड चाहते भी नहीं थे कि मैं आउट ऑफ सिटी चला जाऊं, दूर चला जाऊं। तो एट सेम टाइम फिर ये चीजें आई, और फिर उस समय ना इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बूम स्टार्ट हो गया था, जैसा मैं नागपुर में देख के भी आया था। तो मैंने जब वो सब कन्वे किया तो लगा कि नहीं यार, ये करना ही चाहिए। आपको आपकी वाइफ का सपोर्ट बाद में मिला या पहले से ही था? सी, पहले से ही था हमारा। जब रो का डिसाइड हो गया एंड जब मैं इस बिजनेस में आने के लिए हुआ, तो आई वेंट टू विनी कि यार विनी ऐसा है। अब बीइंग अ 18 इयर्स ओल्ड गर्ल, इनसिक्योरिटीज होती हैं, लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, ही विल बी परफॉर्मिंग हेयर कट या हेयर कलर ऑन वुमेन, मेकअप कर रहे होंगे, तो बीइंग अ हाँ। तब इनसिक्योरिटीज होती हैं। बट इतना ज्यादा अभी माइंड डेवलप नहीं था कि एक लड़के को अपन देखे कि वो मेकअप कर रहा है जबलपुर सिटी में। जबलपुर सिटी में, करेक्ट। बट शी वॉज द बिगेस्ट पिलर। व्हाट शी डिड, इसने मेरे को कहा कि नहीं तू कर, क्यों नहीं करेगा, तू कर। फिर मैंने इससे अगला क्वेश्चन पूछा कि मॉडल कौन बनेगा, मैं सीखूंगा कैसे, Then मैं बनूंगी। एंड सडनली मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट ब्रेड बनाना भी जो सीखा था वो मैंने इसी के ऊपर सीखा था। एंड इनिशियली आई स्टार्टेड एज अ हेयर ड्रेसर ओनली। विनी थी और ममा थी जो फिर मेरे को मेकअप इंडस्ट्री में भी लेके आए। तो आपने, आपका पैशन था ब्यूटी या आपने हस्बैंड की वजह से चूज किया ब्यूटी? ये तो बाद में डिसाइड हुआ था कि अब हम सैलून ओपन करने वाले हैं। सैलून ओपन करने से पहले ना मैं 12th क्लास के बाद जस्ट चिन्नी की मम्मा के यहाँ, एज चिन्नी की मम्मी मेरी दूर की रिलेटिव भी थी, तो चिन्नी की मम्मा तब स्टार्ट कर रहे थे समर वेकेशंस पे सेल्फ मेकअप के क्लासेस। तो मैंने जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था एंड अभी कॉलेज स्टार्ट होने में टाइम थे। मैं मैथ्स की स्टूडेंट थी, मैं बीएससी परस्यू किया हुआ था मैंने। तो फिर मैंने इनके यहाँ लाइक इसकी मम्मा के यहाँ कोर्स स्टार्ट किया एंड सडनली मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस फील्ड में। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ट्राई प्रोफेशनल कोर्स। तो मैंने फिर प्रोफेशनल क्लासेस भी इनके यहाँ ज्वाइन करी। तो जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ ही रहा था तो फिर मैंने मैथ से स्विच करके कॉमर्स में गई मैं, एंड मैंने सोच लिया कि अब आगे मुझे मेकअप के ही साथ जाना है। हाँ, तो फिर उसके बाद जो मेकअप इनके स्टूडियो में आया, कहते हैं जो टेक्निकली एडवांस्ड मेकअप्स हैं, जैसे हाँ, एयर हाँ। ब्रश मेकअप हुआ या और भी जो टेक्निक्स धीरे धीरे आती गई, तो वो आप लेके आए। हाँ, वो हम लोग लेकर आए एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो जबलपुर में नहीं आई थी, तो हम लोग वर्कशॉप्स लेते थे जाकर। लाइक लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करी। आज भी कोई भी नई चीज़ आती है तो हम ज़रूर सीखने जाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि ये मेरे को अब फील्ड अच्छी नहीं है और मैं तो एक मेल हूँ, फीमेल फील्ड, और अब मज़ा नहीं आ रहा और मेरे को ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो बहुत मेल ड्रिवन हो? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि जबलपुर का जो प्यार हमें मिलता चला गया, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। लोग इमोशनली हम लोग से बहुत कनेक्ट थे। तो धीरे-धीरे सक्सेस मिलती चली जाती है तो फिर ऐसा नहीं लगता है। और फिर विनी का सपोर्ट, मम्मा का सपोर्ट तो था ही। उस सारी चीज़ों के चलते फिर ऐसा कभी कभी लगा नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस चेंज हुआ आपकी वाइफ के आने के बाद, या मेकअप इंडस्ट्री या मेकअप जो आपके सैलून में जो सेक्शन है, ऐसा कौन सा सेक्शन था जो आपको लगा कि आपकी वाइफ के आने के बाद आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? ऑब्वियसली मेकअप, इसमें विनी का बहुत, यानी इसने लर्निंग मेकअप में इतना फोकस किया
और फिर वो जो इसने डिलीवर किया दैट वाज एक्सपोनेंशियल। लोगों को इतना पसंद आया इसका मेकअप, इससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। लोग मेहंदी में लिखवा के आने लग गए थे कि सीवी ब्राइड। करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि जबलपुर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सैलून्स में? सी कंपटीशन तो है, लेकिन हमें कॉम्पिटिशन्स करने नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का क्लाइंट बेस अलग है। अलग है, क्लाइंट्स करेक्ट। खुद ही देखकर जाते हैं कि लाइक मेकअप की बात करें तो क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल पहले चेक करेगा। जिस क्लाइंट को जो मेकअप पसंद आता है वो उसी आर्टिस्ट को चूज करेगा। तो कंपटीशन नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा होता है कि हम देखते हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा ब्राइड का फेस चेंज हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो जाता है। हाँ हाँ। तो आपको कैसा, कभी ऐसा लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना क्लाइंट एक नेगेटिव कमेंट आते हैं, कितना हाँ, ही आप अच्छा काम करो, राइट। नेगेटिव कमेंट से डर लगता है? सी मेरा जो मेकअप करने का तरीका है ना, मैं कभी भी ब्राइड को ट्रांसफॉर्म नहीं करती हूँ। एंड रियल मैं लुक रहता हमेशा, है। हाँ, मैं हमेशा सॉफ्ट एंड लाइक उसके फेस को जितना ज़्यादा रियल दिखा सकती हूँ उतना रियल दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस पसंद नहीं है। एंड ब्राइड्स भी आजकल नहीं चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ना दिखें, हर कोई चाहता है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखूँ। आप एक फेस को, उसकी ब्यूटी को एनहांस करो तो वो ज़्यादा प्रिटी लगेगी। उसको ट्रांसफॉर्म कर दो एंड नेक्स्ट डे पे जब दूल्हा उसे देखे तो वो बिल्कुल चेंज चेंज देखे। देखने लगे। तो वैसा मेकअप करना मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, और जो मेरी ब्राइड्स का टेस्ट है यही है कि वो सॉफ्ट मेकअप पसंद करती है, तभी वो मेरे पास आती हैं। एंड अभी ट्रेंडिंग में सॉफ्ट मेकअप चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मेकअप्स बहुत हाई प्राइस्ड है? हाई प्राइस्ड इन जबलपुर? हाँ, जैसे वो मेकअप का कॉस्ट हमको अगर 10-15 हज़ार होना चाहिए तो हम किसी से 40-50,000 ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे तो इंडस्ट्री ले रही है। सी वो अपना अपना एक्सपीरियंस है, आपने उस इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा वक्त दिया है, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, एंड जब आप किस सिटी पे वर्क कर रहे हो वहाँ का टिकट साइज कैसा है, इस पे भी मैटर करता है। हर सिटीज का अलग अलग है। प्रोडक्ट का नहीं पे कर रहे हो, यू आर हाँ। पेइंग फॉर द एक्सपीरियंस दैट आर्टिस्ट इज हाँ, हैविंग। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उसका आप मतलब आपके हिसाब से जो मेकअप का आप लोग चार्ज कर रहे हो वो हाई प्राइस नहीं है, वो ओवर प्राइस नहीं है, या जो भी एक जबलपुर का एक एज इन होल बेस जो टारगेट कर रहा है, जो प्राइस टारगेट है वो हाई प्राइस नहीं है? नहीं है। बट ऐसा देखा जाता है कि शादी का बजट एक तरफ, मेकअप का बजट एक तरफ। शादी का टाइम अगर फेरे में 2 घंटे लग रहे हैं तो मेकअप में 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा टाइम लेते हैं जानबूझ के। कंसल्टेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो क्लाइंट है कभी कभी वो क्लियर नहीं होते हैं कि हम क्या चाहते हैं एक्चुअली। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है हमारी कि आप क्या चाहते हो। अब पता है ये लोग जानते नहीं है, बट घर से जब लड़की विदा होती है वो विदा होकर ससुराल नहीं, विदा होकर पहले सैलून आती जाती है। करेक्ट। फिर हम लोग क्या क्या फेस करते हैं, हमने लिटरली फेस किया है ब्राइड्स को रोते हुए। हमें वो काउंसलिंग भी करनी होती है हम क्योंकि उन्हें ऑब्वियस सी बात है उनका बिग डे है, कितना कॉन्फिडेंस ऐसा हम दे सकते कनेक्शन हैं। बन जाता है 4-8 घंटे किसी ब्राइड के साथ रहते रहते। तो वो सारी चीजों के चलते टाइम लगता है, पर उसमें मेकअप का टाइम कम होता है ऑब्वियसली। नहीं, वो होता है ना कि एक मिथ है फैमिलीज में कि आप इतना पे कर रहे हो तो आपको 3 घंटे सैलून में देने पड़ेंगे, या ये देखा जाता है कि जानबूझ के मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। सी जानबूझ के कोई भी अगर स्किल्ड या कोई भी अगर एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट है तो वो टाइम नहीं लगाती है। पर्सनली मेरे पास काफ़ी सारी ब्राइड्स ऐसी भी आई हैं जो बहुत ज़्यादा रश में रहती हैं कि मुझे घर से आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ मेरे नेक्स्ट फंक्शन के लिए, तो मैं नहीं आ रही हूँ। मैं बोलती हूँ आप आ जाओ, 45 मिनट्स में फ्री हो जाओगे, एंड मैं मे बी 35 मिनट्स में भी फ्री करके दे देती हूँ उन्हें, विथ हेयर स्टाइल एंड मेकअप। पीछे से हेयर स्टाइल चलता रहता है, सामने से मेकअप चलता रहता है, एंड हो जाता है टाइम पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, तो फिर आप जल्दी भी कर सकते हो। तो क्या आपको कोई सोचना नहीं पड़ता है कि हमें क्या आवर्स करना है? लगाता होगा मेकअप करने में। 10,000 प्लस ब्राइड्स किए हैं आपने। आपको कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे ब्राइड्स करने के बाद भी आप कोई ब्राइड को अपना 100% नहीं दे पाए, या उसका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा वैसा नहीं आया जैसा आपको उम्मीद थी, या ब्राइड को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ? ऐसा तो लाइक बहुत ही ज़्यादा रेयर ऐसा हुआ है कि कभी ब्राइड को नहीं पसंद आए, वो भी उसके कुछ लाइक रिलेटिव्स आ जाते हैं ना उस टाइम पे कि देखने के लिए, तो वो इन प्रोसेस जब उसका मेकअप चल रहा है, अभी उसकी लिपस्टिक नहीं लगी हुई है या आईज कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो थोड़ा रॉ रॉ सा मेकअप दिखता है।
तब ब्राइड्स के रिलेटिव्स आके उसे बोलने लगते हैं कि ये कैसा है। लेकिन ये बहुत इनिशियली हुआ है, स्टार्टिंग फेज में, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तब लोगों को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन अभी तो ऐसा है कि अगर हम सीवी में हैं, चीनी विनी के हैंड्स में है, तो डेफिनेटली हम सेफ हैंड्स में हैं। मेकअप कराते कराते तो सो जाती है। हाँ, अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि ब्राइड्स मेकअप कराते कराते सो रही हैं, चिल कर रही हैं, मिरर भी नहीं देख रही होती हैं। जब उनका मेकअप कंप्लीट हो जाता है तब वो मिरर देखती है एंड बहुत अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है क्लाइंट्स को आपके कि वो एक अपने रिलैक्स जोन में रहते हैं अपने मेकअप के लिए। आपको ऐसा लगता है कि जो नए प्लेयर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, वो आपकी इंडस्ट्री किल कर रहे हैं? जिस चीज़ का कॉस्ट 50,000 40,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द स्टाफ साइज ऑफ द सलोन, और वो सिंगल आर्टिस्ट होके उसको वही सेम चीज़ें 5,000 10,000 में करके स्पॉइल कर दे रहे हैं। सी क्लाइंट्स भी अलग अलग हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली उन्हें कोई आर्टिस्ट तो चाहिए ना। तो वो आर्टिस्ट भी न्यू सीख कर आए हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, तभी वो लाइक उन्हें पे कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री नहीं, वो खुद को स्पॉइल कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो फिर कभी अपनी वर्थ बना ही नहीं पाएंगे वैसी। और फिर क्लाइंट जानता है, अगर वो उसका स्पेशल डे है, वो आराम से वेरीफाई कर लेता है कि उसको किसके पास जाना है, कहाँ उसका कनेक्शन अच्छा हो रहा है, कहाँ वो कंफर्टेबल हो रहा है। तो ये सब मैटर करता आपको ऐसा लगता है कि हम जो प्राइस ले रहे हैं वो मतलब सही ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? हाँ, यही हम लोग अगर दिल्ली बॉम्बे में होते, तो अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ तो कम ले रहे हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मेरे को जबलपुर से बड़ी सिटी की तरफ भी एक्सपैंड करना है और वहाँ बिजनेस ज़्यादा है? बिजनेस ज़्यादा है, लेकिन जबलपुर वालों का प्यार नहीं है ना वहाँ वैसा। जो लव केयर और बॉन्ड जो हमारी सिटी ने लोकल आर्टिस्ट को दी है, आप जैसे आर्टिस्ट को दी है, डेफिनेटली हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास एक ऐसा सेटअप है जो शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो इंटरनली आप इतना स्ट्रांग हो, आपका हर चीज़ सिस्टम ड्रिवन है। आपका सलोन कहते हैं, सुना जाता है कि पूरा सिस्टमेटिक वे से वर्क करता है और आप लोगों का भी उसमें बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो हफ्तों तक, तो आपको कोई भी क्लाइंट को कंप्लेन नहीं होगी। ये सच है? यस, बिल्कुल। इनिशियली ये सब नहीं था। इनिशियली ना हम गलत लोगों को हायर कर लेते थे। हम लोगों किसी भी स्किल पे दीवाने हो जाते थे कि हाँ यार, इसकी स्किल अच्छी है, इसको हायर कर लो। लेकिन लेटली हमने बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट किया। आज हम नेचर पहले देखते हैं, स्किल बाद में देखते हैं। लाइक इफ वी आर हायरिंग समवन ना, तो अगर उसके पास स्किल्स अच्छे हैं और उसका बिहेवियर रूट जा रहा है क्लाइंट्स के साथ, तो हम उसे हायर नहीं करते हैं। एक दो दिन के डेमो में ही समझ में आ जाता है कि इस बंदी का नेचर कैसा होने वाला है। अगर वो सॉफ्ट नेचर्स के साथ आ रही है विद स्किल्स, तो स्किल तो सिखाई भी जा सकती है, सिखाते ही हैं। नेचर नहीं सिखाया जा सकता। देखिए, ऑनेस्ट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। देयर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, पर तो भी आप पीछे मत हटिए, करते रहिए, करते रहिए। पहले लोग आपको जज करेंगे आपकी वैल्यूज़ पे, फिर आपकी कंसिस्टेंसी पे आप पे ट्रस्ट आएगा उनको। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो कंसिस्टेंसी ही है। डिसिप्लिन्ड रहिए आप अपने वर्क पे। सेकेंडली, जो सैलून ओनर्स इस फील्ड में न्यू एंटर कर रहे हैं, अभी ना ऐसा हो गया है, लोगों को ये बिजनेस बहुत फैसिनेटिंग लगने लगा है। वो सोचते हैं कि लग्जरी इंटीरियर करवा लो एंड 4-5 स्टाफ रख लो एंड बढ़िया चलने लगेगा। जी, करेक्ट। पहले आपका सीखना जरूरी है, आपको खुद को आना चाहिए। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपका जो हेयर ड्रेसर है या ब्यूटिशियन है वो क्या प्रोडक्ट लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, क्या कर दिया, तो फिर ऐसे तो आपका लॉस ही होगा।
जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको कैसे मोटिवेशन रहे, वो कंसिस्टेंट रहे इस फील्ड में? क्योंकि क्या होता है कि किसी भी लोकल सैलून से आपने मेकअप सीख लिया बट उतना आउटपुट नहीं आ पाता। अगर आप मेकअप फील्ड चूज कर रहे हो ना, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने बहुत सारे फेसेस पे प्रैक्टिस करी है, खुद के फेस पे प्रैक्टिस करो, अपने ममा के फेस पे, सिस्टर के फेस पे, फ्रेंड्स के फेस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की। आपने अगर बहुत ज़्यादा फेसेस पे वर्क किया है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। एक ऐसा पावरफुल सजेशन जो आज के मेकअप आर्टिस्ट को आप देना चाहते हो? आप आपके क्लाइंट को सुनो। आपकी क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख कर आई है, ये नहीं करना है कि आपको क्या करना है उसके फेस पे। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है उसके बिग डे पे। आपकी क्लाइंट के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसने क्या रेफरेंसेस सेव किए हैं, उससे आप कंसल्ट करो कि आपको क्या चीज़ें पसंद है मेकअप में, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप कैरी करने वाली गर्ल है, तो आप उसको बहुत बोल्डर लुक नहीं दे सकते। अगर वो थोड़ा बोल्ड लुक पसंद करती है, तो डेफिनेटली वो शादी वाले दिन सॉफ्ट लुक तो कैरी नहीं करने वाली है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके क्लाइंट के साथ पहले कंसल्ट करो, देन उसका मेकअप करो। ऐसा क्यों होता है कि जो सर्विसेज होती है, हेयर सर्विसेज होती है, वो कहीं 7,000 की सेम सर्विस है आपके सैलून में शायद हो सकता है वो 5,000 की हो, और अगर जबलपुर के सैलून में देखेंगे तो कहीं वो 2,000 में भी हो जाती है। इतना डिफरेंस क्यों? देखिए, सर्विसेज ना 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। पहला, प्रोडक्ट, कि वो कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोटॉक्स की बात करूँ, इसमें न जाने कितने ब्रांड्स हैं, कहने में सब बोटॉक्स हैं। हाँ जी। इसके बाद आता है आपके हेयर ड्रेसर का स्किल। अभी वही एक उसकी सैलरी बहुत हाई उसकी सैलरी है ना। अगर वो बहुत नॉर्मल हेयर ड्रेसर होगा या अभी बडिंग ही होगा, तो उसकी सैलरी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, तो सैलून ओनर की कॉस्ट भी कम आएगी और वो आगे कम रेट पे कर सकता है फिर। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ड्रेसर की बात करो, कॉस्ट हाई हो गई। करेक्ट। तो आते हैं टूल्स। जो आइनिंग मशीन वो यूज़ कर रहे हैं, इंडियन मेड भी होती है, ब्राज़ील मेड होती है, जर्मनी मेड होती है। उसमें जो प्लेट लगी रहती है, उस प्लेट टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं। तो वो कई सैलून एक्चुअली उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। वो आज भी लोकल मेड आइनिंग से कर देते हैं, जो ना हीट कंट्रोल कर पाएगी, ना हेयर को डैमेज से बचा पाएगी। ओके। फिर स्टेप्स भी स्किप किए जाते हैं अंदर ही अंदर, कि जैसे हीट प्रोटेक्टर स्प्रे किया ही नहीं। हाँ जी। अब वो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट है सैलून के ऊपर, बट कई लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं, एक ये भी मिथ है कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराते हो या बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया, तो आपके बाल खराब हो जाते हैं। या स्ट्रेटनिंग में ही कहते हैं कि आज भी जो यंग एज की लड़कियां, उनको मम्मियां बोलती हैं कि स्ट्रेटनिंग मत करवाना, उससे बाल खराब होते हैं। ये सच है? से अगेन वही जो मैंने अभी बताया, पास्ट में हुआ क्या, लोग आए, उन्होंने कम रेट में देना चालू किया जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया मम्मियों के ऊपर या एक अच्छे मेजॉरिटी पब्लिक के ऊपर, जिससे पब्लिक के मन में डर आ गया। अगर वही मेरे क्लाइंट्स हैं, 5-5 साल से वो स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, नैनोप्लास्टिया रेगुलर करवा रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं जा रही। रेगुलर हर साल उनका रिपीट होता है ट्रीटमेंट। तो सिर्फ एक्सपीरियंस की पूरी कहानी है कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस। हार्श केमिकल्स कहते हैं यूज होते हैं बहुत ज्यादा, और अब तो देखा जाता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रमोट कर रही हैं सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री। तो ये होता है कि आज अर्लियर कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसमें फॉर्मल्डिहाइड होता था। जी। केराटिन बेसिकली उसमें फॉर्मल्डिहाइड हुआ करता था। एसिटिक एसिड भी एक दूसरा एसिड है जिसको यूज किया जाता था फिर प्रोडक्ट्स के अंदर। ये फॉर्मल्डिहाइड का भी ना एक लेवल है, ये होता है आपके घर की केचप में भी ये होगा, क्योंकि किसी भी चीज को प्रिजर्व रखने के लिए फॉर्मल्डिहाइड होना ही चाहिए। पर उसका एक लेवल था जो थोड़ा सा अपर साइड हुआ करता था, जिसके कारण ये मिथ आया। हार्मफुल केमिकल भी डिपेंड्स, केमिकल सब कुछ है। आप विनेगर जो आप घर पे यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल। बट गुड केमिकल और बैड केमिकल में फर्क है, या उसको किस तरीके से यूज करना है, कितना यूज करना है। क्वांटिटी मैटर्स, रेशियो मैटर्स कि कितना मिक्स करना है। इन्हीं सब चीजों के चार्जेस लिए जाते हैं। यस, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट उसी का चार्ज लेगा। हाँ, वहीं अगर आप सोच लो कि मैं कुछ भी कितना भी मिला लूँ, बस लगा लूँ, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लूँ, तो
वो कहीं ना कहीं से हेयर को इफेक्ट तो करेगा। रील वर्सेस रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है बहुत सलॉन में भी। डिफरेंट है। हम देखते हैं कि ऐसे आधे घंटे में स्ट्रेटनिंग हो गई और बाल स्ट्रेट हो गए, और गारंटी होती है कि स्ट्रेटनिंग लास्ट अप टू 60 डेज 40 डेज। तो ये एक सब मिथ है, कुछ भी सच नहीं है। नहीं लास्ट, बट अगर वो प्रोफेशनल वे से प्रॉपरली की गई है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है, बट इट विल नॉट टेक लाइक 30 मिनट्स, आपके 4-5 घंटे लगेंगे उसमें। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें कि अगर एक अच्छा हेयर ड्रेसर है, एक अच्छे सलून के गाइडेंस में है, हम ट्रू और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज वेरी इंपॉर्टेंट। रेप्लिकास भी बहुत है मार्केट बहुत। में। सेम कंपनी का रेप्लिका भी है जो सलून 2000 रुपए में सेम सर्विस दे रहे हैं, जो आप 5000 रुपए में दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रेप्लिका भी हो सकता है। तो ऐसा भी देखा है कि बॉटल कुछ अंदर कुछ। करेक्ट। तो सीवी की तो पॉलिसी ही है कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्लाइंट के सामने ओपन किया जाएगा, क्लाइंट अपनी आंखों से देखे क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कैसे मिक्स हो रहा है। क्लाइंट अपना प्रोडक्ट उठा के देखना चाहे तो हम पूरी परमिशन देते हैं, ये नहीं कि अंदर से बाउल में लेके आए और क्लाइंट के सामने लगाए। पूरा ट्रांसपेरेंट सर्विस पे हम बिलीव रखते हैं शुरू से ही। तो बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट ब्राइड कब की थी आपने, या डर था एक कि बिगड़ जाएगी ब्राइड? फर्स्ट ब्राइड जब मैंने करी थी ना, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कल फर्स्ट ब्राइड करने वाली हूँ अपनी लाइफ की। दैट टाइम आई वॉज जस्ट 17। मैंने मम्मा से तब वो मेरी मम्मा नहीं थे, जिन्हीं की मम्मा थे, आंटी से सीखना स्टार्ट करा था। एंड ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो चुके थे। एक दिन अचानक मम्मा ने आकर कहा कि कल मैं, अचानक मम्मा को सडनली बाहर जाना पड़ा, तो वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कल तुम्हें ब्राइडल मेकअप करना है। मैं बोला मॉम कैसे, मैंने अभी तक रियल क्लाइंट्स पे वर्क नहीं किया है, मैं कैसे ब्राइडल मेकअप कर सकती हूँ। पर उन्हें ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि नहीं ये कर लेगी, एज वो मेरे फर्स्ट मेंटोर थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगी। एंड देन जब मैंने ब्राइडल मेकअप किया, दैट ब्राइड वॉज लिटरली वेरी सेटिस्फाइड। इतना खुश हुई वो कि वो आज भी मुझे क्लाइंट्स भेजती है, और उसे आज तक नहीं पता है कि वो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी लाइफ की। एंड लिटरली जब मैं मेकअप कर रही थी तो मैं शिवर कर रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे मैं पीछे ऐसे कि बैठा था, गूज़बम्प्स कैसा हो रहे थे होने कि वाला क्या है होगा। ये मेकअप। तो वो अचानक से जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड ये नहीं था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। 5-6 मंथ्स पे मैंने बहुत सारे मॉडल्स पे, फ्रेंड्स पे, फैमिली रिलेटिव्स पे प्रैक्टिस करी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो आया वो ऐसे एकदम अचानक ही आया, और उसके बाद फिर आपने आज तक मुड़ के नहीं देखा, और आप दोनों ने कंबाइन 10,000 प्लस ब्राइड्स कर लिए, कर लिया। और अब तो एकदम इजी होता होगा। हाँ, बहुत इजी हो गया अब तो। अब आपको फेलियर से डर नहीं लगता कि इतना बड़ा मेरा सेटअप है, मान लीजिए ऐसी कोई बात हो जाए जहां हम कोलैप्स कर जाएं, या हमको होता है ना सबके मन में, आज हम अगर पूरे दिन ये एक जो ग्लैम वर्ल्ड है जहां ब्राइड्स को कर रहे हैं, एक ये रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में जब हम आते हैं रात में, हम एक फैमिली टेबल पे डिस्कशन करते हैं, तो आप लोगों को फेलियर का डर नहीं लगता कि इतनी छोटी एज में हमने इतनी बड़ी रिस्क ले ली है, हमने एक और सलून खोल लिया है, हम फ्रेंचाइजीज पे जा रहे हैं? लगता तो होगा। देखिए, हमको हमारे लिए नहीं लगता है, क्योंकि हम ये जर्नी पास ऑन करके आए हैं, तो हमें पता है कि जीरो से भी स्टार्ट करना पड़ा तो कैसे करना है। डर लगता है, लेकिन उनके लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो फैमिलीज, जो हमारे स्टाफ हैं, उनकी जो फैमिलीज है, उनका तक लाइवलीहुड कहीं ना कहीं इमोशनली, फाइनेंशियली हमसे कनेक्ट हो गया है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर अब आई है, हमारे क्लाइंट्स की, हमारे स्टाफ की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं डर लगता है, बट खुद के लिए नहीं। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि आजकल जितने भी सलून ओनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। तो आपने कभी ऐसा फील किया कि आपको लगा हो यार, आपके क्लाइंट ने आपको कंप्लेन की होगी यही सेम सर्विस मेरी सिस्टर आपसे हाफ प्राइस में ले आई है और एकदम एक्यूरेट है? देखिए, हम उसमें ज़्यादा फीडबैक नहीं देते हैं। हमारा कभी भी ये पॉलिसी ही रही है कि हम कभी किसी सलाह ओनर को डाउन नहीं करना चाहते या हम उसमें आर्ग्यू करें। सिर्फ हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है। अगर किसी को हाफ प्राइस में मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है, इफ शी इज सेटिस्फाइड, इट्स ओके, इट्स नाइस, बढ़िया है। बट वो कितने समय तक सस्टेन करेगा, ये भी एक
मैटर करता है। नहीं कर सकते। आपका एक सब डिवीजन है ग्लैमिश्क, उसका कंसेप्ट क्या है? सी ग्लैमिश्क में हम ब्राइड्स के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए एंड साइडर्स, फैमिली मेंबर्स, हाँ फैमिली मेंबर्स के लिए, ग्रूम सिस्टर, ब्राइड सिस्टर, संगीत, रिसेप्शन आउटफिट्स रखते हैं रेंट पर। ओनली काफी सारे, रेंटल्स, हाँ जी, ओनली रेंटल्स। एंड रेंटल्स स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर आप ब्राइड्स की बात करें तो 5000 में प्रीमियम आउटफिट अलोंग विद ज्वेलरी। 5000 में अगर एक प्रीमियम ब्राइड है आउटफिट, हाँ वो प्रीमियम आउटफिट और ज्वेलरी उसको सब हाँ, प्रोवाइड कर क्योंकि देगी काफी आप। सारी ब्राइड्स के सपने होते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यारा आउटफिट लूं, लेकिन उनके बजट नहीं होता। नहीं। और जैसे 5000 के बाद अगर हम बात करें तो उससे 5000 से अपर रेंज भी है कुछ। अपर रेंज भी है, वो डिपेंड करता है कि आउटफिट कितना प्रीमियम है, उस पे डिपेंड करता है। एंड सारे मेकअप आर्टिस्ट चॉइस आउटफिट्स रहते हैं। ओके, और अगर किसी के फैमिली मेंबर को चाहिए तो फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, साइड आउटफिट्स भी हैं, क्रॉप टॉप स्कर्ट्स हैं एंड ट्रेंडी कॉर्सेट आउटफिट्स हैं, लाइक ऑल काइंड ऑफ आउटफिट्स भी मतलब हैं। जैसे अगर कार्निवल हो तो उसका भी आउटफिट है, हाँ आप संगीत भी है, यस, वेडिंग का भी है, रोका, रोका, संगीत, रिसेप्शन। रिसेप्शन सब कुछ है। हाँ मतलब ये बात बहुत सच है कि सिर्फ आप शादी की डेट लेके सीवी आ जाओ, राइट शादी हम करा देंगे, कपड़े भी दे देंगे, राइट, सब दे देंगे। और दैट टू इकोनॉमिकल, Economical. इकोनॉमिक। एक्चुअली ये आउटफिट्स में आप लोग 30,000 40,000 लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाद में क्या करते हैं उनका? कुछ भी नहीं, यूजलेस, वो Useless. पैसा वेस्ट है। कहीं ना कहीं वो रिसोर्स जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो आप कि एक बहुत अच्छा आउटफिट बहुत कम बजट में और बर्डन भी नहीं हो किसी को। सब हम देखेंगे, आपका फिटिंग, स्टिचिंग, ड्राई क्लीनिंग, सारा डिपार्टमेंट हमारा। मतलब एक फ्रेश पीस देंगे और आप जिसको वेयर करो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आप कंफर्टेबल भी रहो। कई बार क्या होता है ना, हमने जैसे बहुत महंगा आउटफिट ले लिया बट जब हम अपने बिग डे पे पहन रहे हैं तो कंफर्टेबल ही नहीं है, तो वो सब भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व हाँ। कर दी है। लाइक वो आउटफिट्स रीयूज नहीं होने ना आपके, अगर आपने परचेज करके एक बार पहन लिया है तो वो रीयूज आपका कभी नहीं होना है, दोबारा शादी तो ही ना होगी आपकी कि आप ब्राइडल आउटफिट उसको वेयर कर पाओ। बहुत देखा जाता है, बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी जीते हैं आपने, और वन ऑफ द बिगेस्ट सैलून इन जबलपुर नहीं एमपी कहेंगे, या वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चेयर्स यू हैव इन द सिटी एंड इन द स्टेट। तो ऐसा कभी हुआ आपको कि आपको बहुत अच्छा लगा हो या बहुत प्राउड फील हुआ हो अपने पे? तो ये बात है 2021 की। लॉरियल इंडिया ने मुझे इंडियन हेयरड्रेसिंग अवार्ड होता है उनका बेसिकली, वहाँ मुझे यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया था। At that time he was just 22, 23 I guess. तो आप हेयर ड्रेसिंग करते थे? हेयर ड्रेसिंग करते थे और तब एज ए हेयर ड्रेसर ही शुरू किया था, बट दैट अवार्ड इज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में आए, होर्डिंग्स लगे हुए थे मुंबई में, जगह जगह पब्लिकेशंस थे, तो दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको एक बहुत मोटिवेशन आया होगा, करियर बूस्ट हुआ होगा। एक फ्रेम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है सब लोगों का कि इस टाइम के बाद 21-22 के बाद आपको और ज्यादा मोटिवेशन फील आया होगा, और अब आप प्लान कर रहे हो आगे फ्रेंचाइजीज का। वो कैसे आपने सोचा है कि कैसे वर्क होगा? जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेरा जो सैलून है वो पूरा सिस्टम ड्रिवन है। किसी भी बिजनेस को जब आप सिस्टम ड्रिवन रखते हो तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन कमिंग टू पॉइंट कि मैं आज तक क्यों हमने फ्रेंचाइजी नहीं दी, लाइक बहुत डिमांड तो शुरू से ही आ रही थी कि हम एक पॉइंट में आना चाहते थे जब कोई और इन्वेस्ट करे तो उसका लॉस ना हो। आज वो पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है कि हमने हर एक चीज़ का एसओपी बना दी है, ट्रेनिंग हो, स्टाफ हो, रिक्रूटमेंट हो, प्रोडक्ट हो, मेन्यू हो, स्ट्रेटजीज हो, सब कुछ प्रॉपर ड्रिवन है अब। करेक्ट। टैग हो इम्पोर्टेंट है आज की डेट पे, टैग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारे खुद के सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड हैं। कुल मिला के अगर हम एज अ होल देखें तो बहुत ज्यादा आपने, आपकी फैमिली ने मेहनत की, आपको बहुत ज्यादा अपनी वाइफ और मदर से सपोर्ट था, और As well as fathers, biggest pillar of our बिगेस्ट family. पिलर। तो फिर भी देखा जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ग्राउंडेड हैं, और बहुत ज़्यादा कैसे हम मेहनत कर सकते हैं, कैसे हमको कंसिस्टेंट रहना है, ये सब सीखा हमने आज के इस एपिसोड में, कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जिसकी मदर, हम कहते थे ना, वो पहले कहा जाता था कि एक छोटे से पार्लर से उन्होंने स्टार्ट किया और आपने उसको अपना टेक ओवर किया, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के ब्लेसिंग से आज आपने इतना बड़ा एम्पायर
क्रिएट किया है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा मैसिव स्टाफ है, बहुत ज़्यादा चेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो कहीं न कहीं हम ये एपिसोड हम सबके लिए, जो भी आपका ये एपिसोड देख रहा है, आपकी जर्नी से हम सब इंस्पायर होंगे और डेफिनेटली हम भी सीखेंगे कि कैसे एक छोटे से रिसोर्सेज से हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली सपोर्ट से, हार्ड वर्किंग से और कंसिस्टेंसी से। थैंक यू, आपने आज अपना प्रीशियस टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को समझाया कि कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली जो भी आपने फुटस्टेप्स बताए हैं, वन बाय वन अगर हम उसको ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स कनेक्ट करेंगे तो सब सक्सेस होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे जबलपुर में एक इतना बड़ा सैलून है या इतना बड़ा इंडस्ट्री है। मैं आपको बता दूं, इनकी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 27-28 ईयर्स है। सिर्फ हैंड ऑन हैंड सपोर्ट से ये आज इतनी आगे बढ़े हैं और पूरा क्रेडिट इनके पेरेंट्स को जाता है, स्पेशली इनकी मॉम, जिन्होंने ये एक सीड डाला। बिल्कुल सही बात है। अगर वो सीड नहीं होता तो आज ये पेड़ नहीं नहीं बनता। बनता। आप इसको सिर्फ नरिश कर रहे हो और नर्चर हाँ। कर रहे हो, बट सीड आपके मदर ने डाला, आपको वो एथिक्स सिखाए। इतने ज्यादा फ्रॉड्स हैं, इतने ज्यादा रेप्लिकाज हैं आज आपके सैलून में, हम सब देखते हैं कि सब चीजें जो हैं वो एक सिस्टम ड्रिवन है, ट्रू है। तो बहुत ही ज्यादा सीख है हमको, हमारी जनरेशन को, कि कैसे हम इतनी छोटी एज में, जब 17-18 साल में इन्होंने स्टार्ट किया, हम लोग सब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहां आपने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करके 21 ईयर्स में आपने लैक्मे से अवार्ड लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का आपको अवार्ड मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप फीचर हुए, बॉम्बे में जगह जगह आपके होर्डिंग्स लगे। बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो हमारे सेम एज का है। उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहती है कि 15 साल 20 साल बाद जब हम 40-50 ईयर्स के होंगे तो हम किसी एक ऐसे इंसान से बात करेंगे। डेफिनेटली हमने बहुत कुछ सीखा और हम सीखते रहेंगे। तो जिनको भी मिलना है जल्दी से सीवी सैलून आ जाओ और मिल लो हमारे जबलपुर के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स चिनी एंड विनी से। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। हम बहुत जल्दी आपका एपिसोड देख के सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू।